जय हिंद साथियों, यदि आपने भी लाइब्रेरियन कोर्स में बिलिस कर रखा है या फिर एमलिस कर रखा है तो आपको पता होगा कि वैकेंसी तो तरह तरह की आती ही रहती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एनवीएस, केवीएस, इसरो और फिर आरपीएससी और जो दिल्ली के लिए स्पेशल जो निकलता है लाइब्रेरियन की वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ऐसे भी सोचते होंगे कि आखिर लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरह का एग्ज़ाम होता है। तो इस बुक से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आखिर लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम लोग इस बुक से बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछा जाएगा। और देखिए, इसमें टोटल 4323 प्लस क्वेश्चन है और हम प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पुस्तकों के घर को ही हम लोग बोलते हैं पुस्तकालय। ठीक है, आप इसका आप जो है इसका संधि विच्छेद भी समझते होंगे। पुस्तक जो आलय मतलब होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक जो सार्वजनिक है, दूसरा शैक्षणिक है और तीसरा जो है वो विशिष्ट होता है, मतलब स्पेशल लाइब्रेरी। आप इसको इंग्लिश में बोल देते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। आप कभी जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको हिंदी में भी देखने को मिलता है और इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें साथियों, लाइब्रेरियन का जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय को ही हम लोग बोलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी। वहीं पर शैक्षणिक पुस्तकालय को बोलते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? एकेडमिक लाइब्रेरी। और वहीं पर विशिष्ट पुस्तकालय को हम लोग बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? स्पेशल लाइब्रेरी। देखिए, इन सब में अंतर को समझिए। पहली बात तो समझ गए, पुस्तकालय 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा हो सकता है एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय, और तीसरा हो सकता है स्पेशल लाइब्रेरी जो किसी विशेष लोगों के लिए इस तरह का लाइब्रेरी होता है। देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब क्या हुआ? वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिनका उम्र पढ़ने की है या फिर जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो सब के सब सार्वजनिक पुस्तकालय में जा कर के पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सार्वजनिक पुस्तकालय में किस तरह की शिक्षा दी जाएगी। तो अनौपचारिक आत्म शिक्षा। किस तरह की शिक्षा? अनौपचारिक आत्म शिक्षा। मतलब कि वहाँ पर आपको किताबी ज्ञान केवल नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये बताया जाएगा कि परिवार में आप कैसे खुश रह सकते हैं, परिवार में आप कैसे संतुलन बनाए रख सकते हैं। बहुत तरह के सामाजिक व्यवहारिक ये सब बातें आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाएगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय में किस तरह की शिक्षा मिलती है, तो कहेंगे अनौपचारिक आत्म शिक्षा। ठीक। वहीं पर यदि हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करेंगे, यानी ऐसे लाइब्रेरी जो शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है। जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होता है, विद्यालय पुस्तकालय उसको बोलते हैं, या फिर स्कूल लाइब्रेरी। महाविद्यालय कॉलेज में भी लाइब्रेरी होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉलेज लाइब्रेरी। और फिर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में भी पुस्तकालय होता है जिसको आप बोल देते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो किसी स्कूल में लाइब्रेरी हो वो एकेडमिक लाइब्रेरी कहलाएगा, किसी कॉलेज में लाइब्रेरी हो तो वो एकेडमिक लाइब्रेरी कहलाएगा, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में ही लाइब्रेरी क्यों ना हो तो वो आपका हो जाता है एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक। और वहीं पर स्पेशल लाइब्रेरी की बात करें तो ये कुछ विशेष लोगों के लिए, जैसे यदि आप देहरादून जाएंगे तो वहाँ पर अंधे और विकलांग लोगों के लिए एक पुस्तकालय बना हुआ है। तो ऐसे लाइब्रेरी को क्या कहेंगे आप? विशिष्ट पुस्तकालय यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी। अब देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय में हम लोग बात करें कि उपयोग कौन करता है, सार्वजनिक पुस्तकालय का इस्तेमाल कौन करेगा? समाज के ही लोग करेंगे, जो एक बड़े बुजुर्ग होंगे, जो एक आयु सीमा को पार कर गए होंगे शिक्षण संस्थानों से, वो सभी। हाँ, उन लोगों को कौन सी नई दिशा देनी है इसके लिए उसके सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कट्टी का निशान है। यहाँ पर उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समाज को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं उस तरह की बातों वाली पुस्तकें वहाँ रखेंगे, बात खत्म है। वहाँ पर उसके सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप एकेडमिक लाइब्रेरी में कोई पुस्तक रखेंगे तो वहाँ पर उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण करना ज़रूरी है। उपयोगकर्ता का मतलब आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं यूजर्स, जो यूज करने वाला है। जैसे अब स्कूल लाइब्रेरी में आप यूनिवर्सिटी के पुस्तक को तो नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण ज़रूरी है। अब मान लिया जाए कि जैसे आप देख रहे हैं स्पेशल लाइब्रेरी, यहाँ पर भी उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण ज़रूरी है। अब कोई अंधा है या फिर विकलांग है किसी अंग से, तो आप उसी से संबंधित पुस्तक को वहाँ उपलब्ध कराएंगे ताकि उससे उसे पढ़ करके उसको प्रेरणा मिले, ना कि आप एकेडमिक के पुस्तकों को यहाँ रख देंगे। तो कुल मिलाकर के साथियों, ये सवाल आप पेज में पूछा हुआ है कि उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण किन किन पुस्तकालयों में ज़रूरत है। तो स्पेशल लाइब्रेरी में क्या उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण ज़रूरी है? तो कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी विशेष लोगों के लिए पुस्तकालय होता है, तो वो किसी विशेष लोगों के लिए ही होना चाहिए और वह पुस्तक भी विशेष लोगों के लिए ही होना चाहिए। दूसरी बात करें एकेडमिक लाइब्रेरी, तो एकेडमिक लाइब्रेरी उसे ही बोलते हैं जो शिक्षण संस्थानों से संबंधित लाइब्रेरी होता है। तो उस शिक्षण संस्थान
के ही मुताबिक हमको पुस्तक वहाँ रखना पड़ेगा, अर्थात यहाँ भी उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण जरूरी है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण ज़रूरत नहीं है। आप समाज को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप वहाँ पुस्तक रख देते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सार्वजनिक लाइब्रेरी होता क्या चीज़ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए, जैसे आप डेमोक्रेसी का परिभाषा पढ़ते होंगे, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। ठीक उसी तरह से पब्लिक लाइब्रेरी को भी आप इसी तरह से कहेंगे, द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ये किसका परिभाषा हो गया? तो पब्लिक लाइब्रेरी का परिभाषा हो गया। क्या परिभाषा, फिर से बोलिए, द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी की भी यही परिभाषा होती है, इसी तरह की परिभाषा होती है, बस यहाँ पर लगता है शासन, शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पब्लिक लाइब्रेरी को डेमोक्रेसी का उपहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी का उपहार। कहेंगे क्या डेमोक्रेसी का उपहार हम शिक्षण संस्थानों से संबंधित लाइब्रेरी को कह सकते हैं? नहीं, डेमोक्रेसी का उपहार हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय को। और पब्लिक लाइब्रेरी का परिभाषा भी याद रखेंगे, द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ये पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो डेमोक्रेसी का उपहार है। अब देखिए, इस पब्लिक लाइब्रेरी को चलाता कौन है? तो केंद्रीय मंत्रालय में एक विभाग है संस्कृति मंत्रालय। कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय। यही संस्कृति मंत्रालय जो है पब्लिक लाइब्रेरी को देखभाल करता है। अब सवाल ये कि पब्लिक लाइब्रेरी चलता कैसे है? तो एक पुस्तकालय कर से, पुस्तकालय टैक्स के द्वारा ये पब्लिक लाइब्रेरी आपका चलता है। ठीक, और याद रखिएगा, विस्तार सेवा के रूप में किसी और लाइब्रेरी का नाम नहीं आता है, केवल और केवल इसी सार्वजनिक पुस्तकालय का ही नाम आता है। अगर हम लोग बात करें विस्तार सेवा के रूप में, तो केवल और केवल सार्वजनिक लाइब्रेरी का ही नाम आएगा। हालांकि आपके दिमाग में आएगा शैक्षणिक भी हो सकता है, उधर स्पेशल भी हो सकता है, लेकिन नहीं, दोनों में से सबसे ज़्यादा यदि कोई है तो वह सार्वजनिक पुस्तकालय ही है। सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है? सीधा सा बात समझिए, सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है? तो हम आपको बता दिए हैं कि शिक्षण संस्थानों से तो संबंधित होता नहीं है, यानी ये विद्यार्थियों से संबंधित तो होता नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो पढ़ने की आदत ये डेवलप करता है और स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करता है। ये सारा काम किसका है? सार्वजनिक लाइब्रेरी का। अब आप पूछेंगे क्या भारत में सार्वजनिक लाइब्रेरी है? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। कौन सा है? तो देखिए, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय। कहाँ है ये? दिल्ली में है। कौन बनाया था इसको? यूनेस्को बनवाया था। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूनेस्को ने दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना की थी। यूनेस्को ने किस प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। वहीं पर एक और पुस्तकालय है कोने मेरा। क्या नाम है? कोने मेरा। ये कोने मेरा जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ना, ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। और इसको बनाने वाला कौन, स्थापित करने वाला कौन? तो यूएनओ। ठीक, और फिर से हम लोग देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक। तो पहले तो हम लोग ये देख लिए पुस्तकालय जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है, एक पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी जो शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है, स्पेशल लाइब्रेरी जो विशेष लोगों के लिए है, जैसे अंधे, विकलांगों के लिए। उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण जो है वो कहाँ कहाँ जरूरी है? तो कहेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी में भी जरूरी है, दूसरा स्पेशल लाइब्रेरी में भी जरूरी है। लेकिन कहेंगे क्या इस उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण पब्लिक लाइब्रेरी में भी जरूरी है क्या? तो कहेंगे नहीं। अब एक पब्लिक लाइब्रेरी होता क्या है? द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। चलाता कौन है? तो संस्कृति विभाग के द्वारा ये चलता है। इसका रुपया कैसे आता है? तो पुस्तकालय कर से आता है। क्या ये विस्तार सेवा का माध्यम माना जाता है? तो कहेंगे हाँ। पढ़ने, इसका उद्देश्य क्या है? तो पढ़ने की आदत डेवलप करता है और स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करता है। और चूँकि इसका परिभाषा सेम डेमोक्रेसी की तरह ही है, इसलिए इसको डेमोक्रेसी का उपहार कहा जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली, इसकी स्थापना यूनेस्को के द्वारा हुई थी। और किस प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और वहीं पर कोने मेरा भी एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जो कि चेन्नई में है, और इसको यूएनओ ने बनवाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनवाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि शैक्षणिक पुस्तकालय के बारे में, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी। तो हमने आपको कितनी बार बता रखा है कि एकेडमिक लाइब्रेरी आप उसे ही बोलते हैं जो कि शिक्षण संस्थानों से जुड़ा होता है। अगर इसमें हम बात करें पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय का, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, अकादमिक और शोध संबंधी ज़रूरतों को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या होता है? एकेडमिक और शोध संबंधी ज़रूरतों को बढ़ावा देना। किसका उद्देश्य होता है? तो कहेंगे ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य होता है। आपको पता होना चाहिए 1857 में टोटल हमारे भारत में 3 पुस्तकालय था, वो भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी था। एक तो बम्बई में था,
मद्रास में था और कोलकाता में था। तीनों महानगर में था, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, तीनों जगह पर 1857 में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी खुल चुका था। ठीक है, अब देखिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ, क्या नाम है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ये नई दिल्ली जो है ये एक वार्षिक पत्रिका जारी करता है। क्या जारी करता है, वार्षिक पत्रिका। कौन जारी करता है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ये किस तरह का जारी करता है, तो यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक। क्या जारी करता है, यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक इंडिया। ये एक वार्षिक पत्रिका है। कौन जारी करता है, तो याद रखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय संघ यही करता है। ठीक है ना, और याद रखेंगे कि यही जो यूनिवर्सिटी पुस्तकालय है यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है, इसको राधा कृष्णन आयोग, इस राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। और इस राधा कृष्णन आयोग ने इस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को कहा था कि ये जो है यूनिवर्सिटी के कार्य का केंद्र होता है। किसका केंद्र होता है, कार्य का केंद्र होता है। दूसरी बात, यही विश्वविद्यालय जो है वो हृदय होता है। ये पुस्तकालय जो है विश्वविद्यालय का हृदय होता है। केंद्र कहे तो भी हम लोग कहेंगे राधा कृष्णन आयोग ने कहा था, हृदय कहे तभी हम लोग कहेंगे राधा कृष्णन आयोग ने कहा था। इस राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। फिर से साथियों, यदि हम लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय की बात करें, सीधा सीधा एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करेंगे, तो सबको पता है कि ये जो है शिक्षण संस्थानों से संबंधित होता है। ठीक, अभी विश्वविद्यालय पुस्तकालय तो इसका काम क्या है, तो एकेडमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना काम है। और 1857 में 3 को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी था, बम्बई, कोलकाता, मद्रास में। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली ये जो है वार्षिक पत्रिका जारी करता है, यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक इंडिया। और इस पुस्तकालय को विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र कहा है, इस पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है। लेकिन कौन कहा है, याद रखेंगे राधा कृष्णन आयोग ने कहा। अब इसके साथ ही आप ये भी याद रखें, महाविद्यालय पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है। महाविद्यालय को ही हम लोग बोलते हैं कॉलेज, तो कॉलेज लाइब्रेरी के का क्या उद्देश्य है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य क्या था, तो एकेडमिक और शोध संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कॉलेज लाइब्रेरी का क्या उद्देश्य होगा, तो इसमें कह रहा है सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ कॉलेज। कॉलेज का जो टीचिंग प्रोग्राम है, शैक्षणिक कार्यक्रम जो है उसको बढ़ावा देना। कॉलेज का जो टीचिंग प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करना, ये किसका उद्देश्य है, तो कॉलेज लाइब्रेरी का है। और वहीं पर हम लोग स्कूल लाइब्रेरी की बात करेंगे तो सबको पता होगा स्कूल लाइब्रेरी छोटे स्तर पर होता है, ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़ने की आदत हो और स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत हो। तो सेम यही बात, जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, यही बात सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए भी था, यही बात सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए भी था, और यही बात स्कूल लाइब्रेरी के लिए भी है। दोनों के लिए वही बात है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यूके में। यूके में कुछ विशेष बात है। यूके में विशेष बात क्या है, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन दोनों के बीच में एक चलता है सूचना नेटवर्क। मतलब इन दोनों के बीच में सूचना को पहुंचाने वाला जो एक नेटवर्क है उसका नाम है जानेट। क्या नाम है, जानेट। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। क्या नाम है, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। मतलब कि ये ज्वाइंट करता है इन दोनों एकेडमिक को। इन दोनों को एकेडमिक ऐसे तो नहीं करता है, अपने नेटवर्क के माध्यम से करता है। इससे कहते हैं इसको जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क की 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ये यूके की बात हो रही है, ये इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ बात यूके की हो रही है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन दोनों के बीच में सूचना नेटवर्क का काम कौन करता है, तो जानेट, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क स्थापना हुई थी 1984 में। अब साथियों कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपको सीधा सीधा रट लेना है। जैसे देखिए, शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, इसी को हम लोग अहिल्या पुस्तकालय भी कहते हैं, जो कि कहाँ है, इंदौर में है। कहाँ है, इंदौर में है। इंदौर के सफ़ेद कोठी में है। क्या नाम है इसका, अहिल्या पुस्तकालय। क्या नाम है, अहिल्या पुस्तकालय। ये केंद्रीय पुस्तकालय है। ये कहाँ है, तो इंदौर के सफ़ेद कोठी में है। ठीक, आगे देखेंगे सरस्वती भवन पुस्तकालय। कहाँ है ये, वाराणसी में। क्या नाम है, सरस्वती भवन पुस्तकालय। कहाँ है ये, वाराणसी में। ये एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय है, अर्थात ये किसी विश्वविद्यालय के अंडर में होगा और उसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या नाम है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पर लगभग 1 लाख प्लस पांडुलिपि रखा हुआ है। पांडुलिपि हम लोग बोलते हैं वृक्ष के छाल पर जब लिखा जाता है कोई बात तो उसको हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। यहाँ लगभग 1 लाख प्लस में पांडुलिपि रखा हुआ है और यहाँ 900 साल पहले की पांडुलिपियाँ पड़ी हुई है। कहाँ पर, सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी में। पहले इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन,
बाद में इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स को हटा करके खलिया कर दिया गया सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी। साथियों, ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी सवाल दोबारा भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।